नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत उपचुनाव में बड़े मार्जिन से जीत के लिए रणनीति का खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए जल्द ही एक टीम का भी ऐलान किया जाएगा। धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। बीजेपी हाईकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए दोबारा मुख्यमंत्री की बागडोर उन्हें सौंपी है। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी उनके लिए अपनी सीट खाली कर चुके हैं। चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कल से बैठकों का दौर जारी है। इस दौरान बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उत्तराखंड की हारी 23 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको आगामी उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को और हारे हुए प्रत्याशियों को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के द्वारा दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही बैठक में तय हुआ है कि मई के महीने में 15 दिवसीय संगठन की ओर से एक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। प्रभारी और सह प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। महामंत्री संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किए। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। चाहे वो जो पेंशन बढ़ाने का काम है, चाहे पति पत्नी दोनों को देने की बात है, चाहे 3 सिलेंडर देने की बात है, ये सारा विषय हम जाकर एक बड़ा अभियान चलाकर देंगे। मई के महीने में हमारे जो प्रशिक्षण थे वो मंडल के पूरे हो गए थे, जिलों के बचे हुए थे, वो जिलों के भी हम लोग पूरे करेंगे, बाद में प्रदेश काम करेंगे। चंपावत सीट को लेकर टीम की घोषणा हो जाएगी और चंपावत की सीट बड़े मार्जिन से जीते, इसकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार की है और चंपावत में एक पूरी रणनीतिक दृष्टि से सारी योजना रचना बन गई है। इस प्रकार से अभी प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, उन सबके साथ बैठे थे। 23 विधानसभाओं की अलग से समीक्षा की थी, वो भी कई घंटे चली। आज इनके साथ भी बैठे जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे। आने वाले समय में और क्या क्या प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, इस प्रकार का सब लोगों को एक दिशा और प्रेरणा। चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत से उपचुनाव लड़ना तय हो गया है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो प्रदेश में एक नई परिपाटी की शुरुआत करते हुए एक मिसाल पेश करने का काम कर सकती है। वहीं चंपावत से अपना प्रत्याशी न उतारकर एक बड़ा संदेश जनतंत्र के रूप में देने का काम कर सकती है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार अपना प्रत्याशी चंपावत से उतारती भी है तो ये जग जाहिर है कि कांग्रेस जीत के बहुत दूर रहने वाली है। जब चूंकि ये तय है कि चंपावत में उपचुनाव होगा और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे वहाँ के माननीय विधायक कैलाश गहतोड़ी जी ने उसकी खाली की है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ लड़ेंगे। तो उत्तराखंड में एक नई परंपरा शुरू होनी चाहिए। पूरी सरकार को सारी सीटें हम जीत चुके हैं और ये भी लोग मानते हैं कि 6 महीने का एक काल था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया कि सरकार द्वारा लौट कर आई। तो क्यों ना एक ऐसी परंपरा शुरू की जाए, शुरुआत शुरू करनी चाहिए कि वो सीट पर प्रत्याशी न होता एक मैसेज देना चाहें। तो पता है उस परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार ने फैसला की रहनी है। क्यों ना एक ऐसा उत्तराखंड में हम प्रदेश में संदेश दें कि
वही हम प्रत्याशी उतारेंगे और यहाँ हम प्रधानी को चुन करके निर्रोज चुन करके हम चाहते हैं कि ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। वहाँ पहले सांसद का भी निर्वाचन चयन हुआ है, देखिए अपने विकास मुख्यमंत्री परिवार को लोगों ने चुना। मैं अपील करना चाहता हूँ और यहाँ बहस भी होती रही है लगातार, कई बार मैं देख रहा हूँ लगातार कि लोकप्रियता किसकी है, क्या है, किस चैनलों के माध्यम से लोग चयन करते हैं। लेकिन आज पूरा देश ये मानता है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद मात्र 6 महीने में सारा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ यहाँ और इतनी बड़ी जीत सबको मिली। कांग्रेस को कह रही है मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, वो कितनी मजबूती से लड़ेंगे वो तो आप लोग देख ही लिया, पूरे प्रदेश में देख लिया। जिसको दिखाया जा रहा था कि ये सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो 70,000 वोट से तीसरी बार हार गए लगातार। तो वो मैं इसीलिए मैं कोई बड़ी बात नहीं कहना चाह रहा इस समय, आपने प्रश्न पूछा तो मैंने कह दिया। हरिद्वार के सभी ब्लॉकों में कांग्रेसियों ने बिजली कटौती के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव संजय पालीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को बिजली पानी न देकर उनका शोषण किया जा रहा है। महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि बिजली कटौती करना जनता पर अत्याचार है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्वालापुर के अध्यक्ष यशवंत सैनी, कनखल ब्लॉक के अध्यक्ष शुभम अग्रवाल और शिवालिक नगर ब्लॉक के अध्यक्ष गुलबीर सिंह ने अपने अपने ब्लॉक में लगातार हो रही विद्युत कटौती के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और ज्वालापुर में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों ने कहा कि बिजली कटौती 6 से 8 घंटे तक हो रही है, इसको बंद करना चाहिए। और प्रदर्शन में ओपी चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर सुभाष रोड स्थित महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे और महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी ध्येय तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक महिलाएं संपन्न न हो जाएं। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में महिला और पुरुष का मजबूत होना ही संपूर्णता की प्राप्ति की कही जा सकती है। कोई भी पक्ष कमजोर रहा तो संपूर्णता की प्राप्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पंचायती राज में जब से महिला आरक्षण हुआ है तब से इस क्षेत्र में शिक्षित महिला सामने आ रही हैं। भी कुछ काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस बार पहली बार जिलाधिकारी को भी इन्वॉल्व कर दिया गया कि डीएफओ और जिलाधिकारी आपसी समन्वय से और रेवेन्यू के लोग भी लगाए जाएं, क्योंकि आज तक रेवेन्यू के लोग नहीं लगाए जाते थे। पहली बार हमने रेवेन्यू के कर्मचारी को भी लगाने का काम किया और साथ ही साथ जिलाधिकारी के अनटाइड फंड से भी जो तत्कालिक आवश्यकताएं होती हैं वो भी अनटाइड फंड से उसको दिया जा सकेगा। इसके अलावा तमाम जहां फॉरेस्ट फायर के केसेस बहुत कम हैं उन इलाकों के रेंज ऑफिसर्स को भी हमने डिप्यूट किया उन जगह पर, ताकि ज़्यादा मैन पावर के साथ अधिकारियों के रूप में इसको कंट्रोल किया जा सके। तो काफ़ी मैं समझता हूँ हम लोग इसमें काफ़ी। उत्तराखंड के किच्छा में लगातार हो रही विद्युत कटौती से आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली कटौती में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले तमाम व्यापारियों ने विद्युत कटौती के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए विद्युत कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राजकुमार बजाज के नेतृत्व में तमाम व्यापारी विद्युत वितरण कार्यालय पहुंचे। किच्छा के विद्युत कार्यालय में तमाम व्यापारियों ने धरना देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही अघोषित विद्युत कटौती को बंद नहीं किया जाएगा तो व्यापारियों द्वारा उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। और बिना लाइट के व्यापार नहीं हो रहा, सारा दिन सारी रात ये लाइटें कटौती हो रही है। और जबकि ये जनता के साथ इन्होंने बहुत वादा किया था कि हम 24 घंटे लाइट देंगे और जनता को साथ गुमराह करके और इन्होंने दोबारा सरकार बनी है। और सरकार बनने का मतलब ये होता है कि आज व्यापारी इतना परेशान है, जनता इतनी परेशान है, रात को मच्छरों में बेचारे रात को घरों में बाहर रोड पे बैठे पड़े हैं, मच्छरों में बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो जनता के साथ एक धोखा है, इसलिए आज हम ये धरने पे आए हुए हैं कि पिछली बार हमने कहा तो 10 मिनट की मांग यही है कि जो अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है उसमें इनका कहना है कि हमको समय दिया जाए। कटौती अच्छी बात कर रहे हैं, वो भी जो चीज़ हम कह रहे हैं वही वो भी कह रहे हैं। हम भी अपने उच्च प्रबंधन को ये बात लिख के दे चुके हैं कि कोई कटौती जो हो रही है उस कटौती में टाइमिंग फिक्स किया जाए। इंडस्ट्रियल के लिए तो कटौती का शेड्यूल उन्होंने जब भी हमको बताते हैं हम इंडस्ट्री वालों को बता।
उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। ज्यादातर स्थानों पर बादल उमड़ने के साथ ही तेज हवाएं चलने से भीषण गर्मी से फौरी राहत मिली है। साथ ही अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। देर रात तक कई स्थानों पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। मैदानों में अधड़ को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह आसमान साफ रहा और चटक धूप खिली रही। हालांकि दोपहर से ही मौसम के मिजाज में बदलाव आने लगा है। देहरादून समेत ज्यादातर स्थानों पर बादल उमड़ आए और हवाएं चलने लगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गर्मी शुरू होने के साथ ही जंगल जमकर धधक रहे हैं। जंगलों में लगातार धधक रही आग से कई तरह के खतरे भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर समेत चंपावत में अब तक 430 घटनाएं आग लगने की हो चुकी हैं। वहीं रिकॉर्ड तोड़ चुकी फॉरेस्ट फायर की बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नॉर्थ जोन के वन संरक्षण प्रवीण कुमार की माने तो जंगलों में लग रही आग को बुझाने के लिए वनकर्मी तैनात किए गए हैं। फायर स्टेशन संवेदनशील स्थानों पर बनाए गए, साथ ही संविदा पर भी कर्मचारी आग बुझाने के लिए रखे गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास की नई नीतियों पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने बलवीर रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। उत्तराखंड में वाहनों के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी गाड़ी में रखने की बाध्यता खत्म कर भारत सरकार ने डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप पर दस्तावेज रखने की छूट दी है। लेकिन शिमला से उत्तराखंड जा रही टैक्सियों के चालकों से हार्ड कॉपी न दिखाने पर चालान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में शिमला से रोजाना टैक्सियां स्थानीय लोगों और सैलानियों को लेकर हरिद्वार और देहरादून सहित अन्य शहरों के लिए रवाना होती हैं। दस्तावेजों के निरीक्षण के नाम पर घंटों टैक्सियों को रोक कर रखते हैं, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन ने सरकार से इस मुद्दे को उत्तराखंड सरकार के समक्ष उठाकर समस्या से राहत दिलाने का आग्रह किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आवारा पशु राहगीरियों के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं। इतना ही नहीं, शहर में आवारा पशुओं के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आवारा पशुओं का सबसे ज्यादा आतंक हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा जा सकता है, जहां झुंड के झुंड पशु सड़कों पर खड़े दिखाई देते हैं। पशुओं द्वारा सड़क पर कब्जा किए जाने के चलते सबसे ज्यादा वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रयास कर रहा है। ये जो रास्ते में जानवर घूम रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को हम लेके जाते हैं तो डर लगता है कहीं ये किसी को मार ना दे। क्योंकि हल्द्वानी में 3-4 केसेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें इन्होंने 2-3 औरतों को, मतलब 2-3 महिलाओं को बहुत ज़्यादा बुरी तरह घायल किया है, और जिसमें से एक की तो मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, सफाई व्यवस्था हटाना और आवारा पशुओं पर नियंत्रण करना, ये सारे काम नगर निगम की मूल जिम्मेदारियों में आते हैं, और नगर निगम सभी जिम्मेदारियों पर अपना लगातार काम कर रहा है। आवारा पशु और कहीं कहीं अभी कूड़े के ढेर लोग डंप कर दे रहे हैं, यद्यप हम रोज उसको उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि लोग डोर टू डोर गाड़ियों में ही अपना कूड़ा डालें। सड़कों पर अगर कूड़ा नहीं होगा तो आवारा पशुओं के लिए भी अवसर नहीं होगा। ऐसी दशा में आवारा पशु भी उन क्षेत्रों की ओर जाएंगे जहां उनके लिए चारा मिलेगा। तो अभी कुछ जानवरों को हमने पकड़ करके जो उनके नियत स्थान पर छोड़ा है, और ये अभियान भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में लगने वाली आग थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ कैलाखान के बाद आलू खेत के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं जंगलों में बढ़ती आग अब बस्तियों तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को रोकते हुए सफलता पाई है। वहीं फायरकर्मी जवाहर सिंह ने बताया कि आशंका है कि अराजक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है, जिसके बाद आग जंगलों से ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रही है।
ये जंगल की आग है और किसी शरारती तत्व द्वारा लगाएगी ये आग। और जैसे हमें सूचना मिली हम लोग तुरंत अपना मिनी फायर टेंडर लेके आए हैं और जहाँ तक हमारी गाड़ी का पहुँचने का साधन है वहाँ तक हम जाके आग को पूर्ण से बुझा रहे हैं। बाकी दूसरी गाड़ी हमारी जो है बल्दिया खान की तरफ गई है, बड़ा फायर टेंडर वहाँ भी गई है और डेली आग तो लगी हुई है। तो कितनी अभी आप लोग, जैसे अभी आलू खेत के सारे जंगलों में आग लगी हुई है, तो किस तरीके से इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं? ये वन विभाग की सहायता से मतलब पानी डाल के आग को बुझाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब बाकी तो क्या कहते हैं, अब जहाँ जाने का रास्ता नहीं है तो वहाँ तो फिर वही क्या करेंगे। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुके छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर सबका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। हरिद्वार से दर्शन करके वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से एक बाइक सवार युवक भी बस की इस चपेट में आ गया, जिससे बाइक सवार सहित बस में सवार एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटने से मची चीख पुकार से राहगीरियों ने घायलों को बस से निकाला और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि मृतकों को पीएम के लिए भेजा गया। वहीं मंगलौर कोतवाली एसएसआई रफत अली ने बताया कि श्रद्धालु गुजरात से हरिद्वार गंगा स्नान करने आए थे और मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे। रात्रि 10 बजे मंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ओवरब्रिज के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये रात सूचना आई थी कि एक बस जो श्रद्धालु से भरी हुई थी वो हरिद्वार से वापस आ रही थी और डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। उसके पलटने से एक मोटरसाइकिल सवार उसके नीचे आ गए थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है और जो श्रद्धालु से भरी बस थी उसमें भी एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। बाकियों को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल में। हल्द्वानी के गोला रोखड़ के करीब 36 करोड़ की लागत से कुमाऊं का सबसे बड़ा और हल्द्वानी के पहले निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कार्यदायी संस्था पेयजल निगम को निर्धारित समयावधि 31 जुलाई 2022 तक हर हाल में गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण करने को कहा है और अनुबंध के अनुरूप प्रत्येक दिवस हेतु निर्धारित कार्य की मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों ने बताया कि प्लांट का काम फरवरी 2020 में शुरू किया गया था, जिसे पूर्ण करने की संशोधन समयावधि 31 जुलाई 2022 है, जिसमें लगभग 80% सिविल कार्य पूरा हो चुका है। शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालय मार्ग में जो पढ़ते हैं, ज़्यादातर विद्यालयों में रूपांतरण के अंतर्गत अच्छा कार्य किया गया है। आगे क्योंकि बच्चों का पठन पाठन 2 साल तक कोविड की वजह से प्रभावित रहा, तो काफ़ी गैप आ गए हैं शिक्षा की गुणवत्ता में, उसी के सुधारीकरण के लिए निर्देशित किया है। महिला समूह यहाँ शहर फाटक क्षेत्र में जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, उनके द्वारा उनसे आज वार्ता की गई थी और उनके किए गए कामों को भी देखा है। उन्होंने अभी वर्तमान में आरसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। आगे कैसे वो लोग जो दूरस्थ क्षेत्र के समूह हैं उनको गाँव में ही कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसके बारे में विभाग को निर्देशित किया है। ज़्यादा दूर गांव वालों को ट्रेनिंग करने के लिए ना आना पड़े, उन्हीं के क्षेत्र में कैंप लगाकर ट्रेनिंग दे दी। बाजपुर के ग्राम बरहैनी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम बरहैनी के बंगाली कॉलोनी निवासी सोनू का विवाह 4 वर्ष पूर्व नीतू के साथ हुआ था, जहां सोनू मजदूरी के लिए गया था। वहीं घर में मौजूद नीतू ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। विवाहिता के फांसी लगने की भनक लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र सनवाल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूचना प्राप्त हुई है बरहनी बंगाली कॉलोनी में नीतू नाम की लड़की ने
जो शादीशुदा थी, 4 साल उसकी शादी हुए थे, इसने सुसाइड कर लिया है, जिसमें बरहनी चौकी द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। उत्तराखंड में हल्द्वानी में मैदानी इलाकों में फसलों की सिंचाई का मुख्य साधन अभी भी नहरें हैं। वहीं हल्द्वानी में 52 पिलर की बनी ब्रिटिश कालीन नहर, जिसे अब धरोहर बनाने की मांग उठी है। आपको बता दें कि साल 1882 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ये, और 52 पिलर नहर अब जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने अब इस नहर का सौंदर्यीकरण करने के बाद पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दशकों से इस नहर का उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में ये नहर अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील होती जा रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस नहर का सौंदर्यीकरण किया जाए और पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए, जिससे राज्य में रेवेन्यू बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। किया जा रहा है ये सर 52 डाट की व्यवस्था ये है कि ये विशेष रूप से पानी के लिए बनाया गया था। उस समय पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी, लामा चौड़ खास ये भाखड़ा तक, तो इसके लिए इसका निर्माण किया गया था ताकि हर गांव में पानी पहुंचे। और ये ब्रिटिश कालीन कार की ओर भी ध्यान देना चाहूँगा कि ये हमारी ये धरोहर है और ये इसका रखरखाव होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो अब बहुत नलकूप हो गए हैं, ट्यूबवेल भी हो गए हैं, लेकिन इसका जो अपना महत्व है वो महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धरोहर है हमारी जी, कि जिसको आज भी लोग आके देखते हैं जी। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नीरज हाथी। 52 डाट नहर जो है वो एक फसली नहर है और ये काफ़ी पुरानी नहर है, 1880s की बनी हुई नहर है। उसमें विशेष बात यह है कि एक एक्वाडक्ट है वो, जिसमें रिवर के अक्रॉस मेसनरी स्ट्रक्चर बनाया गया है और नहर ऊपर से गुजरती है, तो उसका एक पुरातात्विक महत्व है। उसकी वजह से उसका एक सौंदर्यीकरण की योजना। उत्तराखंड के जसपुर में मुस्लिम समुदाय में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहार ईद की तैयारियों को लेकर बाजार में रौनक दिखने लगी है। आपको बता दें, लोग बाजारों में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की भेंट चढ़ रही ईद पर बाजार की रौनक भी गायब थी, जिससे व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इस बार बाजारों में रौनक है और महिलाएं बच्चे जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों में इस पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अमन कमेटी की बैठक की ओर शांति से ईद का त्यौहार हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। तो उन पे हम लगातार उनकी कार्रवाई करेंगे। आईटी एक्ट के तहत उन पे मुकदमे होंगे और आईपीसी की जो विभिन्न धाराएं हैं उनके तहत भी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईद के त्यौहार को लेकर हमने जो भी जैसे धार्मिक संगठन है सबसे हमने मीटिंग रखी है और उनसे सभी से अपील की था, जिसमें बंदिशें लागू थी। लोग अपने घर में कैद थे और अपने घर में रहकर ही सब लोगों ने त्यौहार को मनाया, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। लेकिन इस साल कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। तो उत्तराखंड के रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक उमेश कुमार, विधायक फरुखान अहमद समेत विधायक वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक के दौरान पार्षदों और मेयर के बीच जमकर बवाल हुआ। वहीं इस बीच कई प्रस्ताव भी पास हुए। वहीं बैठक में पार्षदों और मेयर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखे, लेकिन शहर में विकास के मुद्दे का सरोकार दिखता नजर नहीं आया। वहीं नगर निगम रुड़की में ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बैठकों में मेयर और पार्षदों के बीच तालमेल नहीं बन पाया है। क्योंकि बजट बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और ये बैठक भी हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुई है। संबंधित कोई शहर के व्यक्ति गए थे, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ केस किया था हाई कोर्ट में। जब वहाँ से नोटिस जारी हुआ तो फिर बैठक महापौर को मजबूरन करानी पड़ी। ये लोकतंत्र की स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। जो बैठक हर दूसरे महीने होनी चाहिए, महापौर उसे 1 साल नहीं करा पाते। कारण क्या है? क्या ये फेल्योर नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? पार्षद यहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रवी प्रकार के हैं, जिनका काम निश्चित रूप से सिर्फ दंगा करना, बोर्ड ना चलने देना, 40 पार्षदों की बात ना सुनना और हंगामा करके इसको बोर्ड को निरस्त कराना, अपनी मातों को मंगवाना, ऐसा एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नुपुर वर्मा जी दे के गई हैं, पूर्व नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट द्वारा दिया गया है। वो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कम होने में थोड़ा समय लगेगा और वो पिछले 4 महीने से रुड़की से ट्रांसफ़र होने के बाद फिर रुड़की रह रही हैं और अभी उनका परसों ट्रांसफ़र हुआ, वो भी जिला हरिद्वार में ही हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश मुझे बदनाम करने की और मेरे पीछे लगाई गई है।
सारे प्रस्ताव थे, कुछ प्रस्ताव जो हैं बहुमत से पास हुए हैं, कुछ प्रस्ताव रह गए हैं और कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जो जनहित से जुड़े हुए थे, जनता से भी जुड़े हुए थे, उन पर भी चर्चा हुई और उनको भी बहस के बाद पास कर दिया गया। बाकी हंगामेदार तो हमेशा यहाँ की बैठक रहती है, आज भी रही है। मैंने सभी पार्षदों से और मेयर से कहा है कि आपसी झगड़ों के चलते जनता के कामों को आप रुकने ना दें। बोर्ड की बैठक स्थगित हो जाती है, काम रुक जाते हैं, फिर एक डेट आ जाती है, फिर स्थगित हो जाती है। सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी। तो भैया आम आदमी ने चुन के भेजा है तो सदन को चलाओ। सदन में इस तरीके की हंगामेबाजी करना, इस तरीके के कृत्य करना अच्छी बात नहीं। सदन की मर्यादा बना कर रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कहीं मच्छी बाजार में आकर बैठ गया हूँ। ये स्थिति अच्छी नहीं है। हम जनता के मुद्दों पर चर्चा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।